नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ लो पर। दोस्तों आज मैं आपको क्लास 12 के ऑटोमोटिव, जिसे कहीं कहीं पर ऑटोमोबाइल भी कहा जाता है, तो दोस्तों इस ऑटोमोटिव के मैं आज चैप्टर सेकंड या यूनिट सेकंड जिसे बोलते हैं दोस्तों स्टीयरिंग प्रणाली, इसको पढ़ाने जा रहा हूँ। दोस्तों ये वीडियो वन शॉट होगा, यानी कि आपको इसमें कंप्लीट स्टीयरिंग प्रणाली की जानकारी और जो स्टीयरिंग ज्योमेट्री होती है उसकी जानकारी एक ही वीडियो में मिल जाएगी। और दोस्तों इसके फ्री पीडीएफ नोट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आप उसे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं मैं इसे अभी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों इससे पहले मैंने अपने चैप्टर फर्स्ट या आप यूनिट फर्स्ट कह लें, उसका वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। अगर आपने अभी तक हमारे चैप्टर फर्स्ट का वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों आप जाकर हमारे चैनल पे देख सकते हैं। मैं अपने चैनल पे ऑटोमोटिव को पढ़ाता हूं। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों पिछली वीडियो को आपने ज्यादा प्यार नहीं दिया तो, लेकिन दोस्तों उम्मीद है आप इस वाली वीडियो को ज्यादा प्यार देंगे और इसमें दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और कमेंट करेंगे, तो जिससे दोस्तों मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपका वीडियो अच्छे समय पर और अच्छे से के कंटेंट के साथ पढ़ाता रहूं। तो दोस्तों चलिए बिना समय व्यर्थ करते हुए बढ़ते हैं अपने वीडियो में। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पर यूनिट भी लिखा है और चैप्टर भी लिखा है। लेकिन दोस्तों आगे वाली जितनी वीडियो होंगी, जितने भी चैप्टर्स की वीडियो बनाऊंगा वहां पर मैं सिर्फ चैप्टर लिखूंगा। तो आप जो भी समझते हैं चैप्टर या यूनिट, कहीं कई बच्चे यूनिट समझते हैं, कहीं कई बार चैप्टर लिखते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर चैप्टर भी लिख दिया, यूनिट भी लिख दिया है। यानी कि अब मैं आगे से इसमें यूनिट नहीं लिखूंगा, सिर्फ मैं लिख दूंगा चैप्टर। यानी कि जैसे चैप्टर थर्ड का वीडियो बनाऊंगा तो मैं यूनिट थर्ड नहीं लिखूंगा, वहां पर सिर्फ लिखूंगा कंप्लीट चैप्टर थर्ड। ठीक दोस्तों, तो आप इसे समझ जाइएगा। तो दोस्तों इसमें मैं स्टीयरिंग प्रणाली जो आपका चैप्टर सेकंड है इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा। दोस्तों चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने वीडियो में। दोस्तों जो स्टीयरिंग प्रणाली है, इस चैप्टर में दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे, पहले आपको आइए इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं मैं। दोस्तों स्टीयरिंग प्रणाली में पहले हम देखेंगे दोस्तों स्टीयरिंग प्रणाली, यानी कि स्टीयरिंग प्रणाली में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या पार्ट्स हैं, स्टीयरिंग में क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे गाड़ी चलती है, कैसे काम करती है, कैसे हम हैंडल मोड़ते हैं तो पूरा पहिया हमारा मुड़ जाता है। तो इस सबको हम जानेंगे, ठीक दोस्तों, स्टीयरिंग प्रणाली में। उसके बाद दोस्तों हम स्टीयरिंग प्रणाली में जो दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर में दोस्तों, उसमें हम पढ़ेंगे स्टीयरिंग ज्योमेट्री। दोस्तों स्टीयरिंग ज्योमेट्री में क्या होता है, इसमें हम दोस्तों जो हमारा स्टीयरिंग ज्योमेट्री का मतलब होता है दोस्तों स्टीयरिंग के सिस्टम के पुर्जे, जैसे कि व्हील, सस्पेंशन के बीच के कोणों और मापों का व्यवस्थापन। और इसके साथ साथ दोस्तों यह गाड़ी को स्थिर रखने और आसानी से मोड़ने और टायर को कम घिसने में मदद करता है। दोस्तों इसके क्या क्या मतलब एंगल्स हैं, ये सब दोस्तों जो भी है स्टीयरिंग ज्योमेट्री, इसको हम अच्छे से इसमें पढ़ेंगे। स्टीयरिंग ज्योमेट्री का मेन काम यही होता है कि गाड़ी सीधे चले, हमारी गाड़ी जो है आसानी से मुड़ जाए, यही सब क्या होता है स्टीयरिंग ज्योमेट्री का काम होता है। स्टीयरिंग प्रणाली में हम जानेंगे स्टीयरिंग प्रणाली हमारी कैसे काम करती है, कैसे हम हैंडल मोड़ते हैं तो पहिया मुड़ जाता है। दोस्तों ये सब कंप्लीट जानकारी को आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। दोस्तों अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्लीज आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप आसानी से इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों आप हमारे चैनल पे जाकर अन्य चैप्टर के वीडियो देख सकते हैं ऑटोमोटिव के, क्योंकि हमारे चैनल पे सभी वीडियो ऑटोमोटिव के अपलोड किए जा चुके हैं सभी चैप्टर के। और दोस्तों इसके साथ साथ मैंने क्लास 12 के जो आपका ये ऑटोमोटिव है एनएसक्यू है दोस्तों, इसके मैंने सारे एमसीक्यू एक ही वीडियो में करा रखे हैं। यानी कि ऑटोमोटिव का सारा वीडियो जितना भी एमसीक्यू है मैं उसे एक ही वीडियो में करा रखा हूँ, जो कि लगभग 1 घंटे का है। तो दोस्तों अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब करिए, यानी कि व्हाट्सएप चैनल को भी हमारे फॉलो करिए, क्योंकि वहां पर मैं डेली ऑटोमोटिव के नोट्स, जितने भी आपके एमसीक्यू होते हैं और जितने भी दोस्तों आपके क्लास नोट्स होते हैं वो सब प्रोवाइड करता हूं। तो प्लीज दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो करिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों हम स्टीयरिंग प्रणाली के सत्र प्रथम की तरफ और जानते हैं इसके बारे में डिटेल से। जो हमारा चैप्टर सेकंड का फर्स्ट सत्र है, सत्र मतलब आप समझ सकते हैं एक रूप से टॉपिक। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर सेकंड का, उसका नाम है स्टीयरिंग प्रणाली। अब इस सत्र में हम स्टीयरिंग प्रणाली के बारे में अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे। अब स्टीयरिंग प्रणाली क्या होता है इसका परिचय ले लेते हैं। दोस्तों वाहन में स्टीयरिंग प्रणाली अहम भूमिका निभाती है। ड्राइवर वाहन को इसी स्टीयरिंग प्रणाली के द्वारा ही नियंत्रित करता है। स्टीयरिंग प्रणाली की फोटो मैंने आपको अभी पीछे दिखाई थी। जो स्टीयरिंग प्रणाली होती है दोस्तों, ये क्या करती है, वाहन में एक अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि जो ड्राइवर होता है इसी स्टीयरिंग प्रणाली से क्या करता है, जो वाहन है उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है, यानी कि कंट्रोल करता है। स्टीयरिंग प्रणाली के निम्नलिखित कार्य होते हैं। ठीक, अब स्टीयरिंग व्हील का आप यहाँ पर इमेज देख सकते हैं, है स्टीयरिंग व्हील का इमेज। अब स्टीयरिंग प्रणाली के क्या कार्य हैं इसको हम एक बार देख लेते हैं। स्टीयरिंग प्रणाली के क्या क्या कार्य हैं। जो निम्नलिखित कार्य हैं इस प्रकार हैं। यह वाहन को नियंत्रित करने में मदद करती है, यानी कि जो स्टीयरिंग प्रणाली है इसके माध्यम से क्या होता है, जो हमारा वाहन होता है नियंत्रित रहता है, यानी कि कंट्रोल में रहता है। किसके कंट्रोल में, ड्राइवर के कंट्रोल में, जो उसको चला रहा होता है उसके कंट्रोल में। यह वाहन को दिशा देने में मदद करती है, यानी कि स्टीयरिंग प्रणाली के मदद से हम जिधर भी चाहे उधर को गाड़ी की क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, दाएं बाएं जिधर भी हम ले जाना चाहें। ठीक, यह वाहन को रिवर्स
के समय सहयोग करती है। अगर हम दाएं बाएं के अलावा जब अपनी गाड़ी को पीछे लेना चाहते हैं, यानी कि रिवर्स यानी कि पीछे लेना चाहते हैं, तब भी क्या करती है, ये स्टीयरिंग जो प्रणाली होती है हमारे गाड़ी को क्या करती है, सहयोग करती है। गियर बॉक्स के कारण स्टीयरिंग व्हील पर लगने वाले इफेक्ट को भी कम किया जाता है। गाड़ी को पार्किंग के समय भी यह हेल्प करती है। समझ गए ना, है ये सब का जो स्टीयरिंग प्रणाली है इसका क्या कार्य है, मतलब गाड़ी को मोड़ने में, गाड़ी को बैलेंस करने में, गाड़ी को पार्क करने में, ये सब क्या है, स्टीयरिंग प्रणाली इसमें मदद करती है। अब दोस्तों एक अच्छी स्टीयरिंग प्रणाली की जरूरतें क्या होती हैं उसको जान लेते हैं। एक अच्छी स्टीयरिंग प्रणाली की निम्नलिखित जरूरतें होती हैं। संचालित करना आसान हो, यानी कि अच्छी स्टीयरिंग प्रणाली वो है जो क्या हो, जो चलाने में आसान हो, यानी कि जिसको कंट्रोल करने में, चलाने में क्या हो, आसानी हो। ऐसा नहीं हो बहुत टाइट चल रही हो या इधर उधर भाग रही हो, तो ये अच्छी प्रणाली, अच्छी स्टीयरिंग प्रणाली का गुण नहीं है। अच्छी स्टीयरिंग प्रणाली के गुण है क्या हो, आसान से क्या हो वो चले, यानी कि संचालित करना जिसे आसान हो, ठीक, यानी कि आराम से आप स्मूथली उसे चला सकें, सही तरह से कंट्रोल करें। सेल्फ स्टीयरिंग एबिलिटी होनी चाहिए। जब स्टीयरिंग व्हील फ्री हो तो वह अपने आप केंद्र की पोजीशन में आ जाता है। पहिए के लोड को स्टीयरिंग व्हील तक न जाने दे, यानी कि जो पहिया का लोड होता है उसका जो लोड है वो स्टीयरिंग व्हील तक ना आए, ये भी क्या होता है, एक अच्छी स्टीयरिंग प्रणाली की जरूरतें होती हैं। तो इन सबको आप ध्यान से पढ़िए या ध्यान से जानिए, क्योंकि पेपर में आ सकता है। अब देखते हैं दोस्तों, हम अब जानेंगे हम डेड और लाइव एक्सेल के बारे में, ठीक। डेड और लाइव एक्सेल क्या है, ये सब आपके इसी चैप्टर से रिलेटेड है, चैप्टर सेकंड के 70% से ही। तो डेड और लाइव एक्सेल क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। सभी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर पढ़ाई जा रही है, ज्यादा इधर उधर की चीजें नहीं, मेन मेन चीजें जो आपको एकदम इंपॉर्टेंट है, जो आपके चैप्टर को समझने में आपकी मदद करेंगी और आपको परीक्षा में अच्छे अंक दिलाने में मदद करेगी। दोस्तों डेड और लाइव एक्सेल क्या है, दोस्तों एक्सेल को दो प्रकारों में बांटा जाता है, लाइव और डेड एक्सेल। दोस्तों यानी कि एक्सेल के दो प्रकार हैं, डेड और लाइव एक्सेल क्या है, ये एक्सेल के दो प्रकार हैं, क्योंकि जो हमारा एक्सेल होता है उसको दो प्रकार में बांटा जाता है, एक डेड और एक लाइव, ठीक। अब चलिए पढ़ते हैं पहले लाइव एक्सेल के बारे में। यह वाहन को चलाने के लिए जिस एक्सेल का प्रयोग किया जाता है उसे लाइव एक्सेल कहते हैं, यानी कि दोस्तों जो वाहन चलता है, जब वाहन को चलाने के लिए जिस एक्सेल का हम प्रयोग करते हैं दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं, लाइव एक्सेल कहते हैं। तो आप यहाँ से याद रखिएगा, लाइव एक्सेल मतलब वाहन को चलाने के लिए, वाहन को जिंदा रखने के लिए, लाइव मतलब जिंदा, जिंदा मतलब चलाना गाड़ी को, तो उसी के लिए हम क्या करते हैं, लाइव एक्सेल का प्रयोग करते हैं। इसी एक्सेल से वाहन के पहियों पर पावर भेजी जाती है, यानी कि लाइव एक्सेल से क्या किया जाता है, जो हमारा वाहन का पहिया है उस पर क्या की जाती है, पावर भेजी जाती है। फ्रंट व्हील ड्राइव में आगे वाला एक्सेल लाइव रहता है, यानी कि दोस्तों जो फ्रंट व्हील ड्राइव रहती है उसमें क्या होता है दोस्तों, इस ड्राइव में आगे वाला जो व्हील होता है हमारा वो दोस्तों एक्सेल लाइव रहता है, जबकि पीछे वाला एक्सेल डेड रहता है। यानी कि जो हमारा फ्रंट व्हील ड्राइव है, इसे आप याद रखिएगा, फ्रंट व्हील ड्राइव में क्या होता है, जो हमारा आगे वाला एक्सेल होता है वो लाइव होता है, पीछे वाला डेड एक्सेल होता है। इस प्रकार की ड्राइव ज्यादातर पैसेंजर वाहन जैसे मारुति 800, टाटा जेट्स और हुंडई i10 स्विफ्ट में प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो हमारा लाइव एक्सेल होता है इसका प्रयोग जो होता है, जो ज्यादातर इन गाड़ियों में होता है, जिनके आप नाम जान सकते हैं, मारुति 800, टाटा जेस्ट, हुंडई i10 और स्विफ्ट, ठीक, जो हमारे मारुति सुजुकी की स्विफ्ट होती है उसमें। और दोस्तों अब हमारा डेड एक्सेल क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। डेड एक्सेल, यह एक्सेल पावर ट्रांसमिट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग वाहन के लोड को सहन करना होता है। यानी कि दोस्तों जो हमारा डेड एक्सेल होता है, या क्या करता है दोस्तों, इसका प्रयोग ट्रांसमिट करने के लिए इसका मतलब प्रयोग ट्रांसमिट करने के लिए नहीं किया जाता है, माफ करिएगा यहाँ पर नहीं है, डेड एक्सेल है दोस्तों, यह एक्सेल पावर ट्रांसमिट करने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका प्रयोग वाहन के लोड को सहन करना होता है। यानी कि जो हमारा डेड एक्सेल होता है इसका क्या प्रयोग होता है, इसका प्रयोग इसलिए होता है जो हमारा वाहन का दोस्तों जो लोड है उसको क्या करे, सहन करे, सहन मतलब बर्दाश्त करे, यानी कि इसका कार्य होता है वाहन के लोड को सहन करना। फ्रंट व्हील ड्राइव में पीछे वाला एक्सेल डेड एक्सेल होता है, जबकि रियल व्हील ड्राइव में आगे वाला एक्सेल डेड एक्सेल होता है, ठीक। फ्रंट व्हील में क्या रहेगा, जो आगे वाला हमारा मतलब जो हमारा पीछे वाला एक्सेल रहेगा वो क्या रहेगा, डेड एक्सेल रहेगा, और जबकि रियल व्हील ड्राइव में क्या रहता है, जो हमारा पीछे वाला एक्सेल रहता है वो क्या रहता है, वो एक्सेल डेड एक्सेल, अरे आगे वाला जो एक्सेल रहता है वो क्या रहता है, डेड एक्सेल रहता है। फिर से सुन लीजिए, एक बार गलती कर दी मैंने यहाँ पर, सुन लीजिए फिर से। फ्रंट व्हील ड्राइव में पीछे वाला एक्सेल क्या रहता है, हमारा डेड एक्सेल रहता है, यानी कि फ्रंट में पीछे वाला, और हमारा रियल, यानी कि रियर मतलब क्या होता है, पीछे वाले में जो रियर व्हील ड्राइव होती है उसमें जो हमारा आगे वाला एक्सेल होता है वो क्या होता है, डेड एक्सेल होता है। दोस्तों एकरमैन
प्रिंसिपल स्टीयरिंग का सिद्धांत। अभी दोस्तों हम जान लेते हैं कि एकरमैन प्रिंसिपल स्टीयरिंग का सिद्धांत क्या है। ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको एक बार हम देख लेते हैं। देखिए, इसका प्रयोग वाहनों की स्टीयरिंग प्रणाली को डिजाइन करने के लिए किया जाता है, यानी कि जो वाहनों की स्टीयरिंग प्रणाली होती है उसको डिजाइन करने के लिए जो हमारा एकरमैन प्रिंसिपल स्टीयरिंग का सिद्धांत है इसका प्रयोग किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि जब गाड़ी टर्न लेती है तो पहिया सही तरीके से मुड़े ताकि गाड़ी स्थिर और संतुलित बनी रहे। यानी कि एकरमैन प्रिंसिपल के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है जो हमारी गाड़ी है जब टर्न लेती है यानी जब मुड़ती है तो क्या हो दोस्तों, जो हमारे पहिए हैं दोस्तों वो सही तरीके से मुड़े, ठीक, जिससे गाड़ी क्या रहे हमारे दोस्तों, स्थिर रहे और संतुलन गाड़ी में बना रहे, ठीक, गाड़ी संतुलित रहे, इधर उधर ना भागे, ठीक। दोस्तों इस सिद्धांत के अनुसार आंतरिक और बाहरी पहियों के लिए अलग अलग कोण होते हैं जो कि इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ मोशन पर मिलते हैं। इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य बेहतर ड्राइविंग अनुभव और सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। एकरमैन प्रिंसिपल में प्योर स्लाइडिंग और प्योर रोलिंग के संदर्भ में इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक दोस्तों। यानी कि दोस्तों जो हमारा ये प्रिंसिपल है एकरमैन प्रिंसिपल, इसका प्रयोग किया जाता है कि गाड़ी जब टर्न ले दोस्तों, जो पहिया है हमारा दोस्तों सही से क्या करे दोस्तों, वो सही तरीके से मुड़े, उसे मुड़ने में दिक्कत ना हो और गाड़ी जो हमारी हो वो संतुलित रहे, ठीक। और एकरमैन प्रिंसिपल दोस्तों ये प्योर और स्लाइडिंग और ये प्योर रोलिंग के संदर्भ में इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक, एकरमैन प्रिंसिपल में। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों प्योर स्लाइडिंग क्या होती है, जैसे कि मैंने आपको अभी पीछे बताया प्योर स्लाइडिंग, तो प्योर स्लाइडिंग क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। इस स्थिति में पहिया केवल स्लाइड करते हैं, पहिया केवल स्लाइड करते हैं, मतलब पहिया सिर्फ फिसलते हैं। टायर और सड़क के बीच कोई रोलिंग नहीं होती है। इसका मतलब है कि पहिया अपने केंद्र के चारों ओर नहीं घूम पाते हैं, यानी कि पहिया क्या होता है सिर्फ फिसलते हैं। टायर और जो सड़क होता है उसके बीच कोई रोलिंग नहीं होती है। इसमें जो पहिए होते हैं दोस्तों अपने केंद्र के चारों ओर क्या करते हैं, घूमते नहीं हैं, ठीक, मैंने यहाँ पर हाँ बोल दिया, घूमते नहीं है, ठीक। इसमें घर्षण की समस्या होती है जिससे टायर जल्दी घिस जाते हैं। यानी कि दोस्तों प्योर स्लाइडिंग में क्या होता है, जो हमारे टायर होते हैं उससे घर्षण की समस्या उत्पन्न होती है उनमें, और जो हमारे टायर होते हैं इससे क्या होता है दोस्तों, हमारे जल्दी घिस जाते हैं। यानी कि टायर की जो लाइफ होती है इससे क्या हो जाती है, प्योर स्लाइडिंग से बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि जल्दी से वो घिस जाते हैं, घिस जाने की वजह से जो हमारे टायर होते हैं वो खराब हो जाते हैं। अब दोस्तों हमारा जो अगला है प्योर रोलिंग है, क्या है, इसमें पहिया सही तरीके से घूमते हैं, जमीन पर टायर की कोई स्लाइडिंग नहीं होती है। यह सबसे आदर्श स्थिति है क्योंकि इसमें टायर और सड़क के बीच अधिकतम संपर्क होता है जिससे गाड़ी का नियंत्रण बेहतर होता है, ठीक दोस्तों। यानी कि इसमें दोस्तों पहिए क्या होते हैं, जो हमारा प्योर रोलिंग है इसमें अच्छे तरीके से क्या करते हैं दोस्तों, घूमते हैं। लेकिन दोस्तों जो हमारा प्योर स्लाइडिंग है इसमें सही से नहीं घूमते हैं, लेकिन दोस्तों हमारा प्योर रोलिंग में एकदम अच्छे तरीके से क्या करते हैं, जो हमारे पहिए हैं घूमते हैं, क्योंकि इसमें दोस्तों जो टायर है और जो हमारा सड़क है उसके बीच में अधिकतम संपर्क होता है जिससे गाड़ी का नियंत्रण बेहतर रहता है। और दोस्तों यह एक सबसे आदर्श स्थिति है प्योर रोलिंग, ठीक। ये तो खराब है प्योर स्लाइडिंग, इससे गाड़ी का टायर ही खराब हो जाता है दोस्तों। अब इस दो हमने आपको बताया था दोस्तों इंस्टेंटेनियस सेंटर क्या होता है दोस्तों, इंस्टेंटेनियस सेंटर के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। एकरमैन प्रिंसिपल के अनुसार जब गाड़ी टर्न लेती है तो पहिए के लिए एक इंस्टेंटेनियस सेंटर होता है जो यह निर्धारित करता है कि पहिया कैसे घूमेगा। यह गाड़ी के मोड़ने के दौरान बेहतर स्थिरता और नियंत्रण सुनिश्चित करता है, ठीक। यानी कि दोस्तों जो इंस्टेंटेनियस सेंटर है यह एकरमैन प्रिंसिपल के अनुसार बताया जाता है इसमें कि एकरमैन प्रिंसिपल के अनुसार दोस्तों जब गाड़ी टर्न लेती है तो पहिए के लिए दोस्तों एक इंस्टेंटेनियस क्या होता है, सेंटर होता है जो यह निर्धारित करता है कि दोस्तों पहिया कैसे घूमेगी। यह गाड़ी के मोड़ने के दौरान बेहतर स्थिति सुनिश्चित या नियंत्रित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों स्टीयरिंग प्रणाली के कंपोनेंट यानी कि स्टीयरिंग प्रणाली में क्या क्या होते हैं इसको हम जान लेते हैं दोस्तों। स्टीयरिंग प्रणाली में निम्न कंपोनेंट होते हैं, यानी कि स्टीयरिंग प्रणाली में निम्न प्रकार के भाग होते हैं जो कि नीचे दिए गए हैं, जो वहाँ पर लिखा गया है, जो गाड़ी को टर्न करवाने में मदद करते हैं। जितने भी स्टीयरिंग प्रणाली के कंपोनेंट है या भाग हैं ये सब क्या करते हैं, सब गाड़ी को मोड़ने में, टर्न मतलब जान लीजिए मोड़ना होता है, गाड़ी को टर्न कराने में यानी कि मोड़ने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। स्टीयरिंग व्हील दोस्तों, इस स्टीयरिंग व्हील क्या होता है इसको जान लेते हैं। जो पहला कंपोनेंट हमारे स्टीयरिंग प्रणाली का दोस्तों, जो स्टीयरिंग प्रणाली का कंपोनेंट है जिसका नाम स्टीयरिंग व्हील है, इसमें दोस्तों इसे ड्राइवर कंट्रोल करता है और इससे गाड़ी की दिशा
बदली जाती है। यानी कि दोस्तों जो हमारी स्टीयरिंग व्हील है, जिसको हम हैंडल भी बोलते हैं आम भाषा में, जो आप देखे होंगे कार में सबसे ऊपर लगा होता है, जिसपे ड्राइवर बैठ के जिसको ऐसे पकड़ता है, जो लगा नहीं रहता है, जिसको हाथ हाथ में पकड़ के ड्राइवर चलाते हैं। तो दोस्तों जो स्टीयरिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों हैंडल, दोस्तों इस स्टीयरिंग के माध्यम से क्या करता है, जो ड्राइवर होता है दोस्तों गाड़ी को कंट्रोल करता है, गाड़ी की दिशा क्या करता है दोस्तों, बदलता है। किस दिशा में जाना है, यहीं से क्या किया जाता है, तय किया जाता है। दोस्तों स्टीयरिंग कॉलम क्या होता है दोस्तों, यह एक खोखली शाफ्ट है जो स्टीयरिंग व्हील को स्टीयरिंग गियर बॉक्स से जोड़ती है, इससे स्थिरता प्रदान करती है। ठीक दोस्तों, हम जानते हैं स्टीयरिंग गियर बॉक्स क्या होता है। यह स्टीयरिंग व्हील के घुमाव को पहियों तक ट्रांसफर करता है। यानी कि जो हमारा स्टीयरिंग गियर बॉक्स होता है क्या करता है, स्टीयरिंग के जो व्हील का घुमाव होता है उसको पहियों तक ट्रांसफर करता है। यानी कि जब हम स्टीयरिंग को हल्का सा घुमाते हैं तो ये क्या करता है, जो हमारा स्टीयरिंग गियर बॉक्स होता है, जैसे हम जितना अपने स्टीयरिंग को घुमाते हैं उतना ही क्या करता है, हमारे चक्के को क्या करता है, घुमाता है। यानी कि जो स्टीयरिंग का व्हील है, जो स्टीयरिंग रहती है, उसके घुमाव को क्या करता है, पहियों तक ट्रांसफर करता है। इसमें विभिन्न प्रकार के गियर सिस्टम होते हैं, या रोटरी गति को लीनियर गति में बदलता है। यानी कि जो स्टीयरिंग हमारा गियर बॉक्स होता है उसमें विभिन्न प्रकार का क्या होते हैं, गियर होते हैं। ठीक, और क्या करता है, जो रोटरी गति होती है उसको लीनियर गति में क्या करता है, चेंज करता है। ठीक, इसे भी आप याद रखिएगा। पुल और पुश रोडर्स को जानते हैं आप, इसका एक हिस्सा गियर बॉक्स से और दूसरा हिस्सा टाई रोडर से जुड़ा होता है। यानी कि जो पुल और पुश रेडर्स होते हैं, इनका एक हिस्सा क्या होता है, एक हिस्सा हमारा गियर बॉक्स से जुड़ा होता है, और जो हमारा दूसरा हिस्सा होता है वो दूसरा हिस्सा टाई रोडर से क्या होता है, जुड़ा होता है। और स्टीयरिंग नकल आर्म्स को जानते हैं। देखिए, इसका एक हिस्सा पुल पुश रोडर्स और दूसरा हिस्सा स्टप एक्सल से जुड़ा होता है। जब स्टीयरिंग नकल आर्म्स में पुल पुश लगता है या स्टबल एक्सल को किंगपिन पर टर्न करवाता है, जिससे पहिए टर्न लेते हैं। ठीक दोस्तों, अब टाई रोडर्स क्या होते हैं इसको जान लेते हैं। देखिए, ये रोडर्स दूसरे पहिए के स्टीयरिंग नकल आर्म को पहले पहिए के साथ टर्न करवाते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि दोनों पहिए समान दिशा में मुड़े। यानी कि टाई जो रोडर्स होते हैं, इनका काम होता है कि दोनों पहिए हैं समान दिशा में मुड़े, इसका कार्य करें। ठीक दोस्तों, अब देखिए दोस्तों स्टीयरिंग प्रणाली कितने प्रकार की होती है, यानी कि स्टीयरिंग जो सिस्टम होता है ये कितने टाइप हैं इसको जानेंगे। देखिए, स्टीयरिंग प्रणाली दोस्तों निम्न प्रकार की होती है। पहली होती है मैनुअल स्टीयरिंग प्रणाली, दूसरी होती है पावर स्ट्रेटेड स्टीयरिंग प्रणाली, हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग, इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग। ये क्या है दोस्तों, स्टीयरिंग प्रणाली के कुछ प्रकार हैं। आइए चलिए इसको हम डिटेल में जानते हैं। दोस्तों आइए हम जानते हैं पावर स्टीयरिंग प्रणाली के बारे में। यानी कि पावर स्टीयरिंग प्रणाली क्या है, कैसे काम करती है, इसका आविष्कार करने की आवश्यकता क्या पड़ी, इसका आविष्कार कब हुआ। दोस्तों जो हमारी पावर स्टीयरिंग प्रणाली है, दोस्तों पावर स्टीयरिंग प्रणाली को 1951 में क्रिसलर इंपीरियल के द्वारा सबसे पहले पैसेंजर वाहनों में शुरू किया गया। यानी कि जो पावर स्टीयरिंग प्रणाली है इसको 1951 में शुरू किया गया और क्रिसलर इंपीरियल के द्वारा शुरू किया गया था। सबसे पहले किसमें किया गया था, पैसेंजर वाहनों में। ठीक, यहाँ से आप तीन चीजें याद रखेंगे। इसको चालू करने वाले क्रिसलर इंपीरियल थे और इसको सबसे पहले जो पैसेंजर वाहनें थी, यानी कि जो यात्री ढोने वाली वाहनें होती हैं, उसमें प्रयोग किया गया था और इसका उपयोग 1951 में सबसे प्रथम बारी किया गया था। दोस्तों इसको वाहनों में प्रयोग लाने के कई कारण थे। अरे दोस्तों, जो हमारी पावर स्टीयरिंग प्रणाली थी, इससे पहले जो हमारी प्रणाली थी पावर स्टीयरिंग की, वो बहुत क्या थी, वो बहुत ही कठिन थी, उसमें बहुत ज़्यादा ताकत लगती थी। इसलिए हम क्या करें, पावर स्टीयरिंग प्रणाली को लाए। अब दोस्तों पावर स्टीयरिंग प्रणाली को हम क्यों लाए दोस्तों, इसके पीछे जो कारण है उसको हम जान लेते हैं। दोस्तों देखिए, तो मैकेनिकल पावर स्टीयरिंग थी दोस्तों, उसमें क्या होता था, ज़्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ती थी। यानी कि जो पावर स्टीयरिंग से पहले जो हमारी स्टीयरिंग प्रणाली मौजूद थी, जिसे मैकेनिकल पावर स्टीयरिंग के रूप में जानते हैं दोस्तों, उसमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ती थी। फोर्स मतलब बहुत ज़्यादा उसमें हमें ताकत लगाने की जरूरत पड़ती थी, बल ज़्यादा उसमें लगता था। किसमें, मैकेनिकल पावर स्टीयरिंग प्रणाली में। ठीक दोस्तों यदि वाहन को यूटर्न करवाना पड़ जाता था तो बहुत मुश्किल होती थी। यानी कि अगर गाड़ी को दोस्तों ऐसे मोड़ना हो जाता था तो क्या होती थी, तो इससे गाड़ी को मोड़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, समस्या होती थी इस तरह से मोड़ने में, इसे बोलते हैं यूटर्न। ठीक, और दोस्तों इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील का आकार भी बहुत ज़्यादा होता था। यानी कि जो मैकेनिकल पावर स्टीयरिंग प्रणाली थी उसमें क्या होता था, जो स्टीयरिंग व्हील का आकार होता है, जो हमारी स्टीयरिंग होती है, वो बहुत बड़ी होती थी। ठीक दोस्तों, ये भी क्या थी दोस्तों, एक समस्या थी। दोस्तों इसके अलावा जो चालक था दोस्तों, उसको वाहन चलाते समय थकावट महसूस होती थी। ठीक दोस्तों, इन सभी कारणों के देखते हुए पावर स्टीयरिंग प्रणाली का आविष्कार हुआ। तो ये सब जो कारण थे, इसी वजह से क्या हुआ, हमारा जो पावर स्टीयरिंग प्रणाली थी उसका आविष्कार हुआ। अब दोस्तों पावर स्टीयरिंग प्रणाली के कितने प्रकार है उसके बारे में जान लेते हैं। पहला है हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग। इसमें तेल के प्रेशर के द्वारा स्टीयरिंग में लगने वाले इफर्ट को कम किया जाता है। इस प्रणाली को HPS कहते हैं। यानी कि जो हमारी हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग प्रणाली है, इसको क्या कहते हैं,
HPS। ठीक दोस्तों, HPS का मतलब H फॉर हाइड्रोलिक, P फॉर पावर, S फॉर स्टीयरिंग। ठीक, तो आप इतना याद रखिएगा, जो हमारी हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग प्रणाली है या हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग है, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, हम HPS भी बोलते हैं। इस प्रणाली में हाइड्रोलिक पंप का प्रयोग किया जाता है, यानी कि हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग में क्या किया जाता है, जो हमारा हाइड्रोलिक पंप होता है उसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका नाम ही हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग है, तो इसमें हाइड्रोलिक पंप का प्रयोग किया ही जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, जिसका कार्य, यानी कि जो हाइड्रोलिक पंप होता है उसका कार्य क्या होता है, तेल का प्रेशर बढ़ाना होता है, या पंप इंजन के द्वारा चलाया जाता है, यानी कि जो इसमें हाइड्रोलिक पंप लगाया जाता है हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग में, उसका कार्य होता है दोस्तों क्या करना, जो हमारा तेल का प्रेशर है उसके प्रेशर को बढ़ाना। और जो हाइड्रोलिक पंप होता है दोस्तों, ये इंजन के द्वारा क्या किया जाता है, चलाया जाता है। हाई प्रेशर पर तेल आगे पाइप की मदद से रोटरी वाल्व तक पहुंचता है। जब चालक स्टीयरिंग को स्ट्रेट रखता है, यानी गाड़ी को सीधा रखता है, तब हाई प्रेशर तेल रोटरी वाल्व से रिटर्न पाइप के द्वारा रिजर्वॉयर में आता है। जैसे ही चालक स्टीयरिंग व्हील को टर्न करने के लिए घुमाता है, तब रोटरी वाल्व ओपन हो जाता है और पाइपलाइन से फ्लूइड डबल एक्टिंग सिलेंडर में पहुंच जाता है और पिस्टन पर फोर्स लगता है, और दूसरी स्लाइड से फ्लूइड पाइप से रिजर्वॉयर में वापस आ जाता है। ये क्या था दोस्तों, ये था एक प्रक्रिया जिसपे क्या प्रक्रिया हमारी पावर स्टीयरिंग प्रणाली काम करती है। कैसे तेल मतलब जाता है, जब ड्राइवर स्टीयरिंग को सीधा रखता है, टर्न करता है, तो क्या क्या होता है, ये सारी चीजें थी जो पावर स्टीयरिंग में होती हैं, जब ड्राइवर हमारे स्टीयरिंग को टर्न करता है दोस्तों, जिससे स्टीयरिंग को घुमाने वाले एफर्ट कम जरूरत पड़ती है। यानी कि जो हमारा स्टीयरिंग है इसमें घुमाने की क्या होती है, जब हम हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग का प्रयोग करते हैं तो उसमें एफर्ट, यानी कि जो हमारा प्रयास होता है उसको बहुत कम करना पड़ता है, यानी कि हम बहुत कम ही प्रयास में क्या कर सकते हैं, अपने काम को, यानी कि अपनी गाड़ी को आसानी से मोड़ सकते हैं हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग में। दोस्तों, गाड़ी को टर्न करवाते समय और रिटर्न लेते समय आसानी होती है इसमें, यानी कि पावर स्टीयरिंग में क्या होता है, जो हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग है इसमें गाड़ी को यू टर्न करवाने में, यानी कि ऐसे मोड़ने में गाड़ी को, और जो हमारा गाड़ी होती है उसको क्या कराने में दोस्तों, मोड़ने में भी क्या होती है, बहुत ज्यादा आसानी होती है। अब हम जान लेते हैं हाइड्रोलिक स्टीयरिंग प्रणाली में खराबी के क्या लक्षण होते हैं, यानी कि खराबी आने के क्या लक्षण है हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग में, इसको जानते हैं। यानी कि हम कैसे जानेंगे कि हमारी जो हाइड्रोलिक स्टीयरिंग प्रणाली है या हाइड्रोलिक स्टीयरिंग हमारी खराब हो रही है। दोस्तों, इसके लक्षण प्रथम है, स्टीयरिंग हार्ड हो जाएगी, यानी कि जब हाइड्रोलिक स्टीयरिंग प्रणाली में खराबी आती है तो क्या होता है, जो हमारी स्टीयरिंग होती है वो हार्ड हो जाती है, स्टीयरिंग में रिस्पांस आना बंद हो जाता है, यानी कि अगर स्टीयरिंग को हम घुमाएंगे भी तो उससे कुछ भी रिस्पांस नहीं आएगा, रिस्पांस मतलब प्रतिक्रिया। ठीक दोस्तों, यानी कि अगर हम ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तभी क्या होगा, हमारा जो स्टीयरिंग है वो नहीं मुड़ेगा। उसके अलावा दोस्तों, जो अगला लक्षण है स्टीयरिंग में खराबी आने का, आवाज़ भी आना शुरू हो सकती है, यानी कि जब हाइड्रोलिक स्टीयरिंग प्रणाली खराब होगी तो उसमें आवाज़ भी आना शुरू हो सकती है। ये सब दोस्तों हाइड्रोलिक स्टीयरिंग प्रणाली में खराबी के लक्षण थे। अब हम जानते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग प्रणाली के बारे में। इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग के कंपोनेंट्स निम्नलिखित हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या उसमें कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या उसके अंग होते हैं, वो क्या है, इस प्रकार हैं। उनका नाम एक बार आप सुन लीजिए, स्टीयरिंग व्हील, मैग्नेट, टॉर्क सेंसर, मैग्नेट, ECM और मोटर। ये सब क्या है दोस्तों, ये सब स्टीयरिंग जो हमारा होती है इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग, उसके क्या है दोस्तों, ये सभी पार्ट्स हैं या कंपोनेंट्स हैं। ठीक दोस्तों, आप एक बार फिर से इनका नाम सुन लीजिए। पहला है स्टीयरिंग व्हील, दूसरा है मैग्नेट टॉर्क सेंसर, तीसरा है मैग्नेट, चौथा है ECM और पांचवा है मोटर। ठीक, अब देखिए दोस्तों ये कैसे काम करता है, मैं इस बार आपको पढ़ को बता देता हूँ। देखिए, इसमें जैसे ही चालक स्टीयरिंग व्हील को घुमाता है उसके अनुसार टॉर्क मैग्नेट सेंसर मैग्नेट को टर्न करवाता है, जिसका सिग्नल ECM इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल को मिलता है, और यह सिग्नल के अनुसार मोटर को करंट सेंड करता है, जिससे नट ऊपर और नीचे की तरफ मूव करते हुए रेक पर फोर्स लगाता है। ठीक दोस्तों, जिससे क्या होता है, स्टीयरिंग करने में आसानी होती है। इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग में किसी प्रकार के तेल का न होने के कारण तेल लीकेज नहीं होती है, यानी कि दोस्तों हमारी इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग है इसमें किसी प्रकार का तेल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक दोस्तों, हाइड्रोलिक में तेल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो हमारी इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग होती है इसमें किसी प्रकार का तेल नहीं प्रयोग किया जाता है, इसलिए क्या होता है, इसमें दोस्तों तेल की लीकेज भी नहीं होती है। ठीक, और इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग प्रणाली आजकल ज्यादातर वाहनों में क्या की जाती है, प्रयोग होती है। अब दोस्तों जानते हैं अपने अगली स्टीयरिंग प्रणाली के बारे में। दोस्तों, वही तो आपकी मेन स्टीयरिंग प्रणाली थी, अब कुछ और उसमें है नहीं, तो और क्या बताएं। अब आप जानिए सीधे स्टीयरिंग गियर बॉक्स के बारे में कि स्टीयरिंग गियर बॉक्स क्या है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। गियर आप तो जानते होंगे ना, ऐसे बोलते हैं गियर, जो ऐसे आप चित्र रहता है देखे होंगे आप, ऐसे ऐसे कटा कटा सा साइड साइड में ऐसे रहता है,
इसमें बताना पाना आसान नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं गहरा सही होता है। ठीक, अब दोस्तों हम स्टीयरिंग गियर बॉक्स के बारे में जानेंगे। चलिए दोस्तों चालू करते हैं। दोस्तों रेक और पिनियल स्टीयरिंग गियर बॉक्स। दोस्तों जो रेक और पिनियल स्टीयरिंग गियर बॉक्स है, कारों में रेक और पिनियल स्टीयरिंग गियर बॉक्स का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो ये रेक और पिनियल स्टीयरिंग गियर बॉक्स, इसका प्रयोग कारों में किया जाता है। दोस्तों जब ड्राइवर व्हील को घुमाता है तब पिनियल गियर रिटर्न करता है। यानी कि अभी कैसे काम करता है इसके बारे में हम जानेंगे। कैसे काम करता है दोस्तों, जब ड्राइवर व्हील को घुमाता है तो क्या होता है दोस्तों, जो पिनियल है वो क्या करता है दोस्तों, गियर को टर्न करता है। ठीक दोस्तों, आगे कैसे काम करता है इसको मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। जिससे रेक दाएं और बाएं मूव करता है। रेक के मूवमेंट टाई रोडर्स और आर्म्स की मदद से व्हील को टर्न करवाने में मदद करते हैं। यह छोटा और हल्का गियर बॉक्स होता है। इसमें मरम्मत की जरूरत भी कम रहती है। यानी कि जो हमारा दोस्तों रेक और पिनियल स्टीयरिंग गियर बॉक्स है, इसमें ये बहुत ही क्या होता है दोस्तों, छोटा दो गियर बॉक्स होता है दोस्तों, और इसमें मरम्मत की भी कम जरूरत पड़ती है। यानी कि इसमें खर्चा कम आता है। यह छोटा और बहुत हल्का होता है। ठीक, अब जानते हैं दोस्तों वर्म एंड नट रिसर्कुलेटिंग बॉल गियर बॉक्स के बारे में। दोस्तों जो हमारा ये वाला स्टीयरिंग है, यानी कि ये वाला जो गियर बॉक्स है दोस्तों, इसका किस में प्रयोग किया जाता है दोस्तों, इसका प्रयोग दोस्तों ट्रकों में किया जाता है। ठीक दोस्तों, यानी कि जो वर्म एंड नट रिसर्कुलेटिंग गियर बॉल गियर बॉक्स है दोस्तों, इसका प्रयोग हम किस में करते हैं दोस्तों, इसका प्रयोग हम ट्रकों में करते हैं। और इसमें दोस्तों स्टील बॉल्स का प्रयोग होता है। यानी कि जो हमारा ये गियर बॉक्स है, इसमें किसका प्रयोग होता है, इसमें स्टील बॉल्स का प्रयोग होता है। अब दोस्तों ये काम कैसे करता है इसे भी जान लीजिए दोस्तों। देखिए ये कैसे काम करता है दोस्तों, जैसे ही ड्राइवर स्टीयरिंग व्हील्स को घुमाता है, वर्म गियर बॉल को रोल करवाता है, जिससे नट ऊपर नीचे की तरफ मूव करता है और व्हील टर्न करने में मदद होती है। ठीक दोस्तों, ये ऐसी प्रणाली से इस पर क्या करता है, जो हमारा ये गियर बॉक्स है काम करता है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों हार्ड स्टीयरिंग के क्या कारण है, यानी कि दोस्तों स्टीयरिंग हमारी हार्ड क्यों हो जाती है, इसके कारण क्या है, इसके बारे में दोस्तों हम जानेंगे। दोस्तों जो हार्ड स्टीयरिंग के कारण है निम्नलिखित हैं, जिसको आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर कुछ लिखे हैं कारण। तो यही कारण है जिसकी वजह से हमारी क्या हो जाती है, इसकी जो हमारी स्टीयरिंग होती है वो क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है, जिसे मोड़ना बहुत ही क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। दोस्तों हार्ड स्टीयरिंग का पहला कारण है स्टीयरिंग व्हील के लेवल कम होना। यानी कि जो स्टीयरिंग फ्लूइड होता है उसका क्या होता है दोस्तों, जब लेवल कम हो जाता है, यानी कि जब उसकी मात्रा कम हो जाती है, तो क्या होता है, जो हमारा दोस्तों स्टीयरिंग होता है वो हार्ड हो जाती है या जाम चलने लगती है। यानी कि जो स्टीयरिंग फ्लूइड होता है ना, देख रहे हैं आप यहाँ पर मैंने डिब्बा दिखाया है, यही है स्टीयरिंग फ्लूइड। जब दोस्तों ये स्टीयरिंग फ्लूइड क्या होता है दोस्तों, इसका लेवल कम हो जाता है, यानी कि इसका मात्रा जब कम हो जाती है, इसको पूरा यहाँ तक लगभग रहना चाहिए, लेकिन जब पूरा कम हो जाएगा तो क्या होगा, जो हमारी स्टीयरिंग होती है वो क्या हो जाती है, वो हार्ड होने लगती है। स्टीयरिंग फ्लूइड पुराना या खराब हो जाना, यानी कि जब हमारा स्टीयरिंग फ्लूइड क्या होता है, बहुत पुराना हो जाता है, खराब हो जाता है, तो भी क्या हो जाती है, हमारी जो स्टीयरिंग होती है वो हमारी स्टीयरिंग हार्ड हो जाती है। पावर स्टीयरिंग के पंप का खराब होना, यानी कि जो पावर स्टीयरिंग में पंप लगा होता है, अभी हमने पढ़ा ना, पावर स्टीयरिंग में पंप का इस्तेमाल होता है। अगर दोस्तों पावर स्टीयरिंग के पंप खराब हो जाएगा तब भी हमारा क्या होगा, जो स्टीयरिंग है वो बहुत ही हार्ड चलेगी या बहुत ही जाम हो जाएगी। दोस्तों स्टीयरिंग पाइप लाइन का टूटना या लीकेज होना, ये भी एक क्या है दोस्तों, स्टीयरिंग के हार्ड होने का कारण है। और दोस्तों जो लास्ट कारण है वह है स्टीयरिंग फ्लूइड लाइन में हवा का आना, यानी कि जो स्टीयरिंग फ्लूइड लाइन होती है जिससे स्टीयरिंग में फ्लूइड जाता है, उसमें अगर हवा आ जाती है तो उससे भी क्या होता है, जो हमारी स्टीयरिंग होती है वो जाम चलने लगती है या हार्ड चलने लगती है। तो दोस्तों ये थे हार्ड स्टीयरिंग के कारण। अब चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे सब्जेक्ट की तरफ, जिसका नाम है दोस्तों स्टीयरिंग ज्योमेट्री। ठीक दोस्तों, अब हम देखते हैं दोस्तों स्टीयरिंग ज्योमेट्री के बारे में। अब इसमें हम जानेंगे स्टीयरिंग ज्योमेट्री क्या है, और दोस्तों हम इसमें स्टीयरिंग रेशियो, स्क्रब रेडियस, क्रिस्टल एंगल, स्टीयरिंग एक्सिस लिंकनेशन और टर्निंग रेडियस के बारे में जानेंगे। ठीक दोस्तों, यानी कि इस सत्र का उद्देश्य यही है कि हम चीज़ों के बारे में हम जानें। चलिए आइए देखते हैं इसके परिचय को। ये परिचय में क्या बताया जा रहा है दोस्तों, यहाँ पर परिचय में लिखा गया है कि गाड़ी की स्थिरता, टर्न करने के लिए कम एफर्ट की जरूरत और कार्निंग एबिलिटी के लिए में सुधार के लिए अलग अलग वाहनों की जरूरत के अनुसार टायर्स के अलग अलग कोण, स्टीयरिंग रेशियो, स्क्रब रेडियस, क्रिस्टल एंगल, स्टीयरिंग एक्सिस लिंकनेशन और कैम्बर सेट किए जाते हैं। यानी कि हर एक गाड़ी के अनुसार ये सब जो उपकरण हैं उनके मतलब आवश्यकता अनुसार लगाया जाता है। उनमें जो एंगल होते हैं सभी अलग अलग सेट किए जाते हैं। अब जो भी मैंने अभी बताया आपको, ये सब जो सेट किए जाते हैं, स्क्रब रेडियस,
या स्टीयरिंग रेशियो, ये सब क्या है अब इसको मैं आपको एक बार डिटेल में पढ़ा देता हूँ, क्योंकि मैंने इसे आपको बताया तो आपको समझ में नहीं आया होगा। अब चलो इसको मैं एक बार आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ा देता हूँ। सब स्टीयरिंग स्टीयरिंग ज्योमेट्री के सब पार्ट हैं, ठीक, इसे आप याद रखना, मतलब ये सब स्टीयरिंग ज्योमेट्री में आते हैं उसी के सिलेबस के अंदर। स्टीयरिंग रेशियो क्या होता है दोस्तों, यदि स्टीयरिंग व्हील को 360 डिग्री घुमाया जाता है तो उसके अनुसार टायर पहिया कितना डिग्री टर्न लेगा, इन दोनों के अनुपात को स्टीयरिंग रेशियो कहते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए हम स्टीयरिंग को 360 डिग्री घुमाते हैं, यानी कि पूरा घुमा देते हैं, जैसे यहाँ से हमने स्टीयरिंग घुमाया और ऐसे पूरा कंप्लीट करके फिर से यहीं पर ला दिया, तो दोस्तों इन दोनों के मतलब अनुसार जो हमारा पहिया है कितना घुमा, यानी कि स्टीयरिंग हमने कितना घुमाया और हमारा जो पहिया है उसने कितना टर्न लिया, यानी कि कितने डिग्री पर टर्न लिया, यानी कि कितने डिग्री पर मुड़ा, कितने डिग्री तक, इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, इन दोनों के अनुपात को हम स्टीयरिंग रेशियो कहते हैं। यानी कि जो हमें अपना स्टीयरिंग घुमा रहे हैं और जिस अनुपात में हमारा क्या हो रहा है, हमारा पहिया टर्न ले रहा है, यानी कि टर्न लेने का मतलब होता है मुड़ना, ठीक, उसी को इन दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, स्टीयरिंग रेशियो कहते हैं। यदि किसी गाड़ी में 360 डिग्री स्टीयरिंग घुमाने पर 40 डिग्री टर्न ले तो स्टीयरिंग गियर रेशियो 360/24 इक्वल टू 15:1 होगा। यहाँ पर बताया जा रहा है दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई ऐसी गाड़ी है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हैंडल को 360 डिग्री स्टीयरिंग को क्या कर रहे हैं, हम पूरा घुमा दे रहे हैं, ठीक, और दोस्तों जब हम 360 डिग्री स्टीयरिंग को पूरा घुमा रहे हैं और जो हमारा पहिया है 24 डिग्री का टर्न ले रहा है, इसका मतलब दोस्तों जो स्टीयरिंग गियर रेशियो है वो कितना है, 15:1, ठीक है। यानी कि जब हम 15:1 जो है इसको पढ़ेंगे तो इसका मतलब यह है जो हमारा टर्निंग स्टीयरिंग रेशियो है, ये हमारा स्टीयरिंग रेशियो 15:1 है। रेशियो कैसे निकाला था स्टीयरिंग रेशियो, पहले की जितनी डिग्री पे आपका मतलब आप जितनी डिग्री पे क्या कर रहे हैं, अपने स्टीयरिंग को मोड़ रहे हैं उसको लिखेंगे। यहाँ पर 360 डिग्री पर मोड़ा गया स्टीयरिंग को, तो यहाँ पर आप 360 लिखेंगे, फिर उसके नीचे आप अपॉन में क्या लिखेंगे, जितना आपका डिग्री टर्न हुआ पहिया, यहाँ पर 24 डिग्री टर्न हुआ था तो यहाँ पर 24 नीचे लिखेंगे, फिर इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक, जो आएगा वही हो जाएगा हमारा स्टीयरिंग रेशियो। यहाँ पर आएगा 15:1, ठीक। तो आप इसे जान लीजिए, स्टीयरिंग रेशियो का फॉर्मूला यही है। यहाँ पर आप ऊपर लिखेंगे जितना डिग्री आपका स्टीयरिंग घूमा और जितना डिग्री आपका क्या हुआ, आपका जो टायर है उसने टर्न लिया, इसी को बोलते हैं दोस्तों स्टीयरिंग रेशियो। दोस्तों जिन गाड़ियों में स्टीयरिंग रेशियो 10:1 से कम होता है उसमें टायर को टर्न करवाने के लिए कम एफर्ट की जरूरत पड़ती है। यानी कि दोस्तों जिन गाड़ियों में जो स्टीयरिंग रेशियो होता है 10:1 से कम होता है, उसमें जो टायर को मोड़ने के लिए हमें क्या होती है, कम एफर्ट यानी कि कम प्रयास की जरूरत पड़ती है, यानी कि आसानी से क्या होता है उसमें टायर मुड़ जाते हैं। किनमें, जिन गाड़ियों में स्टीयरिंग रेशियो 10:1 से क्या होता है, कम होता है, यानी कि 10:1 से इसमें स्टीयरिंग रेशियो कम रहेगा और बड़े आसानी से गाड़ी मुड़ जाएगी। हल्के वाहनों में स्टीयरिंग गियर रेशियो 10:1 से 20:1 होता है और बड़े वाहनों में 20:1 होता है। यानी कि दोस्तों जो हल्के वाहन होते हैं, जैसे हम लाइट मोटर बोलते हैं दोस्तों, लाइट मोटर में क्या होता है, जो स्टीयरिंग रेशियो होता है वो कितना होता है, वो 10:1 से लेकर 20:1 तक होता है। और वहीं पर जो हैवी वाहन होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं दोस्तों, बड़े वाहन बोलते हैं, उनमें दोस्तों 20:1 होता है। तो दोस्तों ये स्टीयरिंग रेशियो था। अब दोस्तों हम जानते हैं स्क्रब रेडियस के बारे में, ठीक दोस्तों। स्क्रब रेडियस क्या है दोस्तों स्टीयरिंग एक्सिस और सड़क के पहिए के एक्सिस के बीच की दूरी जहां पहिया सड़क से कनेक्ट करता है स्क्रब रेडियस कहलाता है, ठीक दोस्तों यह दूरी है जो स्टीयरिंग एक्सिस और पहिए के टायर का संपर्क बिंदु के बीच में सीधी रेखा में मापी जाती है। यानी कि दोस्तों यह वह दूरी है जो स्क्रब रेडियस है, जो दोस्तों क्या की जाती है, जो हमारे स्टीयरिंग एक्सिस और पहिए के टायर का संपर्क बिंदु के बीच की सीधा रेखा में क्या की जाती है, मापी जाती है। इसी को दोस्तों हम कहते हैं स्क्रब रेडियस। दोस्तों स्क्रब रेडियस यह निर्धारित करता है कि गाड़ी की स्टीयरिंग कैसे प्रतिक्रिया करेगी। इसका सही अनुपात गाड़ी में नियंत्रण और स्थिरता प्रदान करना होता है। यानी कि जब स्टीयरिंग हमारा स्क्रब रेडियस सही रहेगा तो क्या होगी, जो हमारी गाड़ी है वो स्थिर रहेगी और गाड़ी हमारे नियंत्रण में रहेगी, ठीक दोस्तों। अब जानते हैं हम पॉजिटिव और निगेटिव स्क्रब रेडियस क्या होता है, ठीक दोस्तों। पॉजिटिव और निगेटिव स्क्रब रेडियस के बारे में दोस्तों प्लीज अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि दोस्तों आपको ऑटोमोटिव से रिलेटेड सारे वीडियो हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों अब जानते हैं पॉजिटिव स्क्रब रेडियस। दोस्तों जब स्टीयरिंग एक्सिस पहिए के संपर्क बिंदु के पीछे होता है, इससे स्टीयरिंग को अधिक प्रतिक्रिया मिलती है। पॉजिटिव स्क्रब रेडियस की वैल्यू
कम से कम होनी चाहिए। यानी कि दोस्तों जब स्टीयरिंग एक्सिस पहिए के संपर्क बिंदु से पीछे होता है, इससे क्या होता है दोस्तों, इससे स्टीयरिंग को अधिक प्रतिक्रिया मिलती है। और दोस्तों पॉजिटिव स्क्रब रेडियस की वैल्यू कम से कम होनी चाहिए। अब दोस्तों नेगेटिव स्क्रब के बारे में पढ़ते हैं, अरे नेगेटिव स्क्रब रेडियस के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों जब स्टीयरिंग एक्सिस संपर्क बिंदु के आगे होता है, यहाँ पर क्या था, स्टीयरिंग एक्सिस संपर्क बिंदु के पीछे था पॉजिटिव में, और नेगेटिव में क्या है, जो हमारा स्टीयरिंग एक्सिस है वो दोस्तों क्या है, वो संपर्क बिंदु से आगे है। ठीक दोस्तों, इसमें स्टीयरिंग में कमी आ सकती है और वाहनों की स्थिरता प्रभावित हो सकती है। यानी कि दोस्तों जो यह है निगेटिव स्टीयरिंग निगेटिव स्क्रब रेडियस, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें जो हमारी स्टीयरिंग है दोस्तों उसमें कमी आ सकती है और दोस्तों वाहन की जो स्थिरता होती है वो भी प्रभावित हो सकती है। ठीक दोस्तों, जब किसी वाहन में निगेटिव स्क्रब रेडियस हो तब हाई स्पीड में ब्रेक लगाने पर गाड़ी की स्थिरता बनी रहती है, लेकिन निगेटिव स्क्रब रेडियस के लिए ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए इसे लगाने भी थोड़ा मुश्किल होता है। यानी कि दोस्तों जो निगेटिव स्क्रब रेडियस होता है, इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें गाड़ी के में ज़्यादा मतलब स्क्रब रेडियस में ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है, यानी कि ज़्यादा स्थान की ज़रूरत होती है और इसे लगाने में थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पर जानेंगे पॉजिटिव और निगेटिव स्क्रब। अब दोस्तों हम क्रेस्टल एंगल के बारे में पढ़ते हैं। क्रेस्टल एंगल क्या है, क्रेस्टल एंगल के क्या कार्य होते हैं इसको हम जानते हैं, कितने प्रकार का क्रेस्टल एंगल होता है इसको हम जानेंगे। दोस्तों साइड से देखते हुए स्टीयरिंग एक्सिस और वर्टिकल लाइन के बीच के कोण को क्रेस्टल एंगल कहते हैं। इसके दो प्रकार हैं, पॉजिटिव क्रेस्टल और नेगेटिव क्रेस्टल। यानी कि दोस्तों जो हमारे क्रेस्टल हैं उनके दो प्रकार होते हैं, एक होता है पॉजिटिव क्रेस्टल और दूसरा होता है नेगेटिव क्रेस्टल। दोस्तों हम जानते हैं पॉजिटिव क्रेस्टल क्या है। दोस्तों इसमें स्टीयरिंग एक्सिस ऊपर की ओर झुका होता है, इसमें गाड़ी की स्थिरता बढ़ती है। यानी कि इसमें क्या होता है, जो गाड़ी की स्थिरता है वो क्या है, वो बढ़ती है, और इसमें जो हमारा स्टीयरिंग एक्सिस होता है वो क्या होता है, ऊपर की ओर झुका होता है। ठीक, याद रखिएगा, पॉजिटिव में ऊपर की ओर झुका होता है, और जो हमारा नेगेटिव क्रेस्टल होता है उसमें स्टीयरिंग एक्सिस नीचे की ओर झुका होता है। ठीक दोस्तों, इसमें गाड़ी की स्थिरता कम हो जाती है। यानी कि जो नेगेटिव क्रेस्टल है इसमें जो हमारा स्टीयरिंग एक्सिस होगा वो नीचे की ओर झुका होगा, और इसमें जो गाड़ी की स्थिरता है, यानी कि जो गाड़ी की कंट्रोलिंग है या स्थिरता मतलब जो उसे स्थिर रहने की जरूरत है वो क्या हो जाती है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। दोस्तों सही क्रेस्टल एंगल गाड़ी की स्थिरता और ड्राइविंग अनुभव को बेहतर बनाता है। इसकी वैल्यू 3 डिग्री होती है। यानी कि दोस्तों जो सही क्रेस्टल एंगल होता है इससे क्या होती है, गाड़ी होती है इस जो होती है वो स्थिर रहती है, और ड्राइविंग अनुभव भी क्या होता है, बेहतर होता है। यानी कि गाड़ी चलाने में भी अच्छा लगता है, अनुभव अच्छा आता है गाड़ी चलाने पर। और दोस्तों जो अच्छा एक मतलब क्रेस्टल एंगल होता है उसको हम कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है, 3 डिग्री होती है। ठीक दोस्तों हम जानेंगे स्टीयरिंग एक्सिस इंक्लिनेशन। दोस्तों फ्रंट से देखते हुए किकपिन बॉल ज्वाइंट का वर्टिकल के मध्य एंगल को किकपिन इंक्लिनेशन स्टीयरिंग एक्सिस इंक्लिनेशन कहते हैं। दोस्तों फ्रंट पहिए को आगे की तरफ फॉरवर्ड करने के लिए इसे दिया जाता है। इसकी वैल्यू 5 से 10 डिग्री होती है। यानी कि दोस्तों जो फ्रंट पहिया होता है उसे आगे की तरफ क्या करने के लिए, फॉरवर्ड करने के लिए इसको दिया, ये हमारा जो स्टीयरिंग एक्सिस इंक्लिनेशन है इसे दिया जाता है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 5 से 12 डिग्री होती है। दोस्तों टर्निंग रेडियस क्या होता है इसको जान लेते हैं। टर्निंग रेडियस की मैंने यहाँ पर फोटो रचाई, मतलब जिससे आप समझ सकें, इसलिए मैंने यहाँ की जो टर्निंग रेडियस है उसका एक इमेज लगा दिया है, देख सकते हैं यहाँ पर नीचे। दोस्तों जब वाहन टर्न ले रहा होता है तब अधिकतम बाहर की तरफ के फ्रंट पहिए द्वारा बनाए गए रेडियस को टर्निंग रेडियस कहते हैं। यानी कि दोस्तों जब हमारा वाहन क्या करता है, टर्न लेता है, तो जो हमारे वाहन के बाहर के पहिए होते हैं, यानी कि जो ये आला पहिया होता है दोस्तों, देख रहे हैं अपना, इनके द्वारा दोस्तों जो क्या किया जाता है, ये जो बाहर के पहिए होते हैं इनके द्वारा दोस्तों रेडियस बनाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं दोस्तों, टर्निंग रेडियस कहते हैं। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं टर्निंग रेडियस की आपको एक इमेज भी दिखाई है। ठीक, अब देखिए दोस्तों इसमें आगे बताया जा रहा है कि दोस्तों यह रेडियस व्हील बेस के अनुसार होता है। यानी कि दोस्तों जैसे आपका व्हील बेस रहेगा उसी के अनुसार क्या होगा, आपका टर्निंग रेडियस आएगा। जितना व्हील बेस आपका बड़ा रहेगा, जैसे इस प्रकार का आपका व्हील बेस रहेगा उसी प्रकार का आपका टर्निंग रेडियस उसी के अनुरूप आएगा। कुछ गाड़ियों में यह 4.8 मीटर और कुछ गाड़ियों में यह 5.1 मीटर भी रहता है। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों आगे जानते हैं हम अन्य टर्म के बारे में जो स्टीयरिंग ज्योमेट्री से संबंधित हैं। दोस्तों हम जानते हैं टो इन और टो आउट के बारे में। यानी कि टो इन और टो आउट क्या होता है। दोस्तों टो का मतलब क्या होता है, टो का मतलब होता है किसी चीज को पुल करना या पुश करना। ठीक, अब टो इन में दोस्तों ए शेप बनता हो तो
टो आउट में वी शेप बनती है। दोस्तों टो इन में पहिए के आगे वाले हिस्से को अंदर की तरफ और पीछे वाले हिस्से को बाहर की तरफ रखा जाता है। यानी कि दोस्तों जो टो इन होता है, जैसा कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, इसमें क्या किया जाता है, जो हमारा आगे वाला पहिया होता है उसको क्या किया जाता है, उसको अंदर की तरफ रखा जाता है। ठीक दोस्तों, और जो हमारा पीछे वाला पहिया होता है दोस्तों, उसको बाहर की तरफ रखा जाता है। इसे आप याद रखिएगा। ठीक, आगे वाले पहिए को टो इन में अंदर की तरफ और पीछे वाले पहिए को बाहर की तरफ रखा जाता है। ठीक दोस्तों इसको रखने के पीछे गाड़ी की सीधे चलने वाली क्षमता को बढ़ाना होता है। यानी कि इसलिए ऐसा रखा जाता है जिससे जो गाड़ी है हमारी सीधे चले, इससे सीधे चलने की जो गाड़ी की क्षमता होती है टो इन से क्या होती है, बढ़ जाती है। यह ज़्यादातर स्ट्रीट कारों और ऑफ रोडर व्हीकल में किया जाता है। यानी कि जो ये टो इन है ये ऑफ रोडर व्हीकल जो होती हैं और जो स्ट्रीट कारें होती हैं उसमें अधिकतर क्या किया ऐसा टो इन किया जाता है। दोस्तों इसके कारण गाड़ी की टर्निंग एबिलिटी कम हो जाती है, यानी गाड़ी को टर्निंग करवाने की क्षमता में असर पड़ता है। यानी कि टो इन के कारण दोस्तों जो हमारा गाड़ी की टर्निंग एबिलिटी होती है, यानी कि गाड़ी की जो मुड़ने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। ठीक दोस्तों, यानी कि दोस्तों इसमें जो हमारा गाड़ी है उसकी जो क्षमता है मुड़ने की बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाती है, टो इन से बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। यानी गाड़ी को टर्निंग करवाने की क्षमता पे क्या पड़ता है, असर पड़ता है। इसके कारण टायर बाहर की तरफ से ज़्यादा घिसते हैं। टो आउट में क्या होता है दोस्तों, उसको जानते हैं। दोस्तों टो आउट में गाड़ी के पहियों को आगे वाले हिस्सा बाहर की तरफ और पीछे वाला हिस्सा अंदर की तरफ होता है। दोस्तों टो आउट में क्या होता है, जो गाड़ी के पहिए को आगे वाला हिस्सा होता है बाहर की तरफ होता है, जैसा कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, और जो पीछे वाला हिस्सा होता है क्या होता है, वो अंदर की तरफ होता है। ठीक, और टो इन में जो आगे वाला हिस्सा होता है वो अंदर की तरफ होता है और पीछे वाला हिस्सा जो होता है वो बाहर की तरफ होता है। टो इन और टो आउट की इमेज आप यहाँ नीचे आराम से बड़े आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार की सेटिंग रेसिंग कार और फ्रंट फ्यूल्स ड्राइव में चलाने वाले वाहनों में किया जाता है। यानी कि दोस्तों जो टो आउट होता है दोस्तों, इसका इस प्रकार की जो सेटिंग होती है, टो आउट जो होता है दोस्तों रेसिंग कार और फ्रंट व्हील ड्राइव में चलाने वाले वाहनों में क्या किया जाता है, टो आउट किया जाता है। यानी कि टो इन जो है वो हमारी ऑफ रोडर व्हीकल और स्ट्रीट व्हीकल पे किया जाता है, और जो टो आउट है उसको किस में किया जाता है, टो आउट को जो हमारे फ्रंट व्हील ड्राइव और जो रेसिंग कार होते हैं ऐसे वाहनों में क्या किया जाता है, इनका प्रयोग किया जाता है टो आउट का। दोस्तों इसके कारण ओवर सीटियर बढ़ जाता है और रेसिंग कारों में हाई स्पीड में टर्न की जरूरत होती है। यही इस जरूरत को पूरा करता है। यानी कि दोस्तों टॉप आउट करने से क्या होता है, जो रेसिंग कारों में हमें पता है ना हाई स्पीड में उन्हें मुड़ना होता है, क्योंकि रेसिंग कारों में क्या होता है उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है कारों की, उन्हें हाई स्पीड में मुड़ना होता है। तो हाई स्पीड में मुड़ने के लिए क्या किया जाता है, उनमें टो आउट किया जाता है। ठीक दोस्तों, जिससे क्या हो उनकी मुड़ने की क्षमता अच्छे से बनी रहे। दोस्तों टो इन और टो आउट का वैल्यू 0 से 5 एम होता है। यानी कि टो आउट और टो इन की जो वैल्यू है 0 से 5 एम के बीच रहती है। इसे आप याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है और ज्योमेट्री में। दोस्तों अब जानते हैं हम कैम्बर एंगल के बारे में। दोस्तों कैम्बर एंगल क्या होता है, या केबर एंगल इसे बहुत लोग बोलते हैं, तो एक क्या होता है केबर एंगल, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों वर्टिकल लाइन से पहिए के ऊपर वाले हिस्से का अंदर या बाहर की तरफ टिल्ट को केबर एंगल कहते हैं। यानी कि दोस्तों जो वर्टिकल लाइन होता है उससे अगर जो पहिए का ऊपर वाला हिस्सा दोस्तों अंदर या बाहर की तरफ टिल्ट है यानी कि मुड़ा है, तो दोस्तों से क्या कहते हैं, हम इसे कवर एंगल कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ इमेज में नीचे देख सकते हैं। ठीक, देखिए कवर एंगल की मैंने क्या लगा रखी है, यहाँ पर इमेज रखा रखी है जिससे आप समझ जाएं। दोस्तों अब हम जानते हैं कवर एंगल की जो वैल्यू क्या होती है। दोस्तों इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 डिग्री से 2 डिग्री होती है। यानी कि जो कैम्बर एंगल है, जिसे बहुत लोग केबर एंगल बोलते हैं, उसमें दोस्तों क्या होती है, जो वैल्यू होती है वो 0 डिग्री से लेकर 2 डिग्री तक होती है। और कैम्बर एंगल की आप यहाँ पर नीचे इमेज भी देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लगा रखा है चित्र। ठीक, अब दोस्तों हम जानते हैं निगेटिव केबर एंगल क्या होता है और पॉजिटिव केबर एंगल क्या होता है, क्योंकि दोस्तों केबर एंगल 2 प्रकार के होते हैं, एक निगेटिव और पॉजिटिव। दोस्तों पहले हम जानते हैं कि हमारा निगेटिव केबर एंगल क्या होता है। दोस्तों निगेटिव केबर एंगल वर्टिकल लाइन से पहियों के ऊपर वाले हिस्से का अंदर की तरफ के टिल्ट को निगेटिव केबर एंगल या केबर इन कहते हैं। यानी कि दोस्तों वर्टिकल लाइन से अगर पहिए का जो पहिया है दोस्तों अंदर की तरफ क्या है दोस्तों मुड़ा हुआ है, टिल्ट मतलब क्या है दोस्तों मुड़ा हुआ, मुड़ना। तो अगर दोस्तों जो पहिया है वर्टिकल लाइन से अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है तो उसे बोलते हैं दोस्तों हम निगेटिव केबर एंगल या दोस्तों केबर इन कहते हैं। दोस्तों पहाड़ी इलाकों में चलने वाले वाहनों में टर्निंग एबिलिटी को बढ़ाने के लिए इससे पहियों में सेट किया जाता है। यानी कि दोस्तों जो निगेटिव केम्बर एंगल है या केबर एंगल है, इसको जो पहाड़ी इलाकों में
वाहनें चलती हैं उसमें सेट किया जाता है। क्यों किया जाता है? जिससे क्या हो दोस्तों, उनकी टर्निंग एबिलिटी यानी कि मुड़ने की क्षमता क्या हो, बढ़ जाए। ठीक दोस्तों, क्योंकि पहाड़ों में अधिकतर गाड़ियों को ऐसे ऐसे मुड़ना रहता है हर एक जगह, तो उन्हें मोड़ने की उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए पहाड़ी गाड़ियों की उनमें क्या किया जाता है, उनको उनके अंदर निगेटिव केबर एंगल किया जाता है। और दोस्तों हम जानते हैं पॉजिटिव केबर एंगल क्या होता है। दोस्तों पॉजिटिव लाइन, अरे पॉजिटिव एंगल के बारे में जानते हैं दोस्तों, वर्टिकल लाइन से पहियों के ऊपर वाले हिस्से का टिल्ट बाहर की तरफ हो उसे पॉजिटिव केबर एंगल या केबर आउट कहते हैं। दोस्तों अगर वर्टिकल लाइन से जो पहिए के ऊपर वाला हिस्सा है उसका टिल्ट यानी कि उसका झुकाव या मुड़ाव दोस्तों बाहर की तरफ हो तो उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, पॉजिटिव केबर एंगल या केबर आउट बोलते हैं। दोस्तों लोड लेकर जाने वाले वाहनों में इसे पहिए में सेट किया जाता है, यानी कि दोस्तों जो भारी लोड लेकर जाती हैं, जो भारी बड़ी लोडों को अपने ऊपर लेकर ले जाने वाली वाहन होती हैं, उनमें क्या किया जाता है दोस्तों, जो हमारा केबर आउट बोलते हैं हम, उसे सेट किया जाता है। ठीक दोस्तों यहीं पर आपका चैप्टर सेकंड समाप्त होता है। दोस्तों अगर आप इस चैप्टर सेकंड की पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पर आपको इस चैप्टर का जो पीडीएफ नोट है वो आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैप्टर फर्स्ट, जिसका मैंने यहाँ पर थंबनेल लगा रखा है, दोस्तों अगर चैप्टर फर्स्ट का वीडियो नहीं देखा है जिसका नाम है दोस्तों मापन और सर्विस के उपकरण, दोस्तों उसका वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड किया गया है, उसको भी आप जाके देखिए। और दोस्तों ऑटोमोटिव के जितने भी हमारे पूरे किताब के दोस्तों हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका मैंने एक दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने सारे ऑटोमोटिव के एमसीक्यू एक ही वीडियो में करा दिए हैं, तो दोस्तों उसे भी आपको जाकर जरूर देखिए। दोस्तों अब आपको मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में चैप्टर थर्ड के साथ, तब तक के लिए दोस्तों पढ़ लो।